साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के परिमंडल की। सबसे पहले आपको बताएं कि जो पृथ्वी पर जीवन संभव बनाने में उसके 4 परिमंडल हैं। 4 जो है परिमंडल है, कौन कौन से? वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थलमंडल है और जैवमंडल है। तो पृथ्वी पर जीवन संभव बनाने में इन चारों मंडलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये परिमंडल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर पृथ्वी के पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। जैसे वायुमंडल जो है ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और सूरज की हानिकारक जो है किरणों से बचाता है। जो जलमंडल है वो पृथ्वी पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिससे पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य जीवित रह सकते हैं। और जो स्थल मंडल है जिसमें भूमि, पर्वत, जंगल, खनिज इसके संसाधनों का आधार है, जबकि जैव मंडल जो है वो पृथ्वी पर सभी जीवों, उनके पारिस्थितिक जो है तंत्रों को समाहित करता है। तो इन सभी परिमंडलों के आपसी संतुलन से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यदि किसी भी परिमंडल में असंतुलन आता है तो इसका प्रभाव पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। इसीलिए हमें पृथ्वी के परिमंडलों को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी का सौरमंडल में विशेष स्थान है और यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। तो यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, भूमि, जल और वायु। तो हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी है जहाँ जीवन के लिए उपयोगी तीनों जो तत्व आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जीवन वही संभव है जहाँ ये तीनों तत्व आपस में अंतर क्रिया करते हैं। कौन तीनों तत्व? भूमि, जल और वायु। तो इस आधार पर समस्त भूमंडल को 4 जो है परिमंडलों में बांटा जाता है। पृथ्वी का जो ठोस भाग है जहाँ हम रहते हैं इसको स्थल मंडल कहा जाता है, और जो पृथ्वी का यानी जो धरातल के जल वाला जो भाग है, जो जमीन का जो जल वाला भाग को हम जलमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर जल ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। पृथ्वी को चारों ओर से जो घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी का वह भाग जहाँ ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उसको जैव मंडल कहलाता है। तो इस परिमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम जानेंगे कि परिमंडल क्या है। देखिए, जो पृथ्वी के चारों ओर परिमंडलों की बात हो रही है, तो परिमंडल के नाम की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा से तो हमारी पृथ्वी गोल है। हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को कोर कहा जाता है। कोर के ऊपर की परत को मेंटल कहते हैं और मेंटल के बाहरी परत को भूपट्टी कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्थल मंडल की। जो पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं उसमें एक स्थल मंडल है, यानी पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं। और यह हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाने वाली चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बना है, जिसमें जीवों के लिए उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्थल मंडल को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर्वत, पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं और बड़ी बड़ी जलराशियों की तलहटी को महासागर बेसिन कहा जाता है। और विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े होते हैं और समुद्री जल का स्तर सब जगह समान होता है। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से मापा जाता है। ध्यान रखना है, अगर स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई मापी जाती है तो समुद्र तल से मापा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर हिमालय पर्वत पर
माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से, ठीक है, तल से 8,848 मीटर ऊंचा है विश्व। ऐसे ही विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त है जो समुद्र तल से 11,022 मीटर गहरा है। तो स्थल मंडल के बारे में, तो ये स्थल मंडल की बात हुई। स्थल मंडल के ही भाग है, महाद्वीप है। तो महाद्वीप कौन कौन है? जिसे इस 7 महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो महाद्वीप यानी पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है और स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो एशिया जो महाद्वीप है उसका क्षेत्रफल 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका क्षेत्रफल है 3.04 करोड़ वर्ग किमी। तो भारत जो अपना देश है, भारत जैसा विशाल भूभाग, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ विश्व का लगभग 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या पाई जाती है। इस महाद्वीप में अनेक देश स्थित हैं। चीन है, ईरान है, जापान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है और हिंद महासागर का नाम भारत के हिंद के नाम पर पड़ा है। और एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है और यूरोप तथा एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत इसी महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत में स्थित है। इसके अलावा दुनिया की छत्र कहा जाने वाला तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, पामीर का पठार एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार हैं। ऐसे ही एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, दजला, फरात, इरावती, ब्रह्मपुत्र इसी महाद्वीप में बहती हैं। और आपको पता है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग शेरपा सन 1953 में पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। और जापान की जुंको ताबे विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने सन 1975 में माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। तो स्थल मंडल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि स्थल मंडल पृथ्वी का जो है ठोस भाग है जिसमें महाद्वीप, पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान, महासागरों का तल शामिल होता है और यह पृथ्वी की ऊपरी सतह को बनाता है और इसके नीचे खनिज, धातु, मिट्टी जैसे प्राकृतिक संपदाएं मौजूद हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी स्थल मंडल पर निर्भर है और यह हमें रहने के लिए जगह देता है। मिट्टी में उपजाऊ तत्व होते हैं जिससे फसलें उगाई जाती हैं, हमें भोजन मिलता है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, सोना, लोहा जैसे खनिज संपदाएं भी मिलती हैं स्थल मंडल से ही। पहाड़, नदियाँ, महासागर का जलवायु को नियंत्रित करते हैं। तो स्थल मंडल पृथ्वी का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें घर देता, भोजन देता, संसाधन उपलब्ध कराता, लेकिन इसे बचाए रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि भूमि कटाव, प्रदूषण, अंधाधुंध खनन ने इसका संतुलन बिगाड़ दिया है। इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में काम करना चाहिए। तो ऐसे ही महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है और इसका अधिकांश भाग है पठार है। यहाँ खनिज पदार्थ, शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और
इसी महाद्वीप से विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, मतलब तीनों रेखाएं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और आपको बताएं कि उष्ण कटिबंध में होने के कारण यह अत्यंत गर्म महाद्वीप है और यहाँ विषुवत रेखी घने वन, विस्तृत घास के मैदान एवं विशाल जो है मरुस्थल पाए जाते हैं। आपको पता है कि इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत, उत्तर में सहारा का मरुस्थल स्थित है और इस महाद्वीप के मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नदी नील बहती है और इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों में है नाइजर नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो प्रमुख नदियां हैं। और जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और जबकि लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। और यहाँ का विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है जो अपनी सुंदर प्राकृतिक छटाओं के लिए जाना जाता है। मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले मानव का जन्म तथा विकास इसी महाद्वीप पर हुआ। मानव यहीं से जाकर दूसरे महाद्वीपों में बसे। तो इस महाद्वीप का 2/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर तथा 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है और इस महाद्वीप के पूर्व, पश्चिम, उत्तर में कौन कौन से महासागर हैं ये आपको बताना है। चलिए, तो अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है और लगभग ये 30.37 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ करीब 54 देश है। और अफ्रीका के उत्तर में सहारा रेगिस्तान स्थित है जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची झील विक्टोरिया, सबसे गहरी झील जो है टैंगानिका भी यहीं स्थित है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन खूब पाए जाते हैं। अफ्रीका खनिज संपदाओं से भरपूर है। यहाँ सोना, हीरा, तांबा, तेल, कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है। और दक्षिण अफ्रीका, कांगो दुनिया में सबसे अधिक हीरा, सोना का उत्पादन करते हैं। अफ्रीका की जनसंख्या 140 करोड़ से ज़्यादा है और यहाँ पे 1500 अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अफ्रीका के कुछ देश अगर बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका है, नाइजीरिया है, मिस्र है। तो अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आपको पता है कि भारत की खोज के लिए जब कोलंबस खोजते खोजते वेस्ट इंडीज पहुँच गया तो साहसी कोलंबस ने इस दुनिया की खोज की। यह विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और यहीं पे और इस महाद्वीप में खनिज पदार्थ, कृषि भूमि की प्रचुरता, औद्योगिक विकास के कारण यह संसार का सर्वाधिक जो है विकसित महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है और इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। और इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा जाती है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। और आपको बताएं कि उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग नुकीला है, अगर इसको मैप में आप देखें। और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में राकीस पर्वत है, पूर्व में अपलेशियन पर्वत श्रेणियां स्थित है और इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण मिसिसिपी और मिसौरी जो है नदी बहती है। तो उत्तरी अमेरिका दुनिया का सबसे जो है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें लगभग पाए जाते हैं 23 देश और इस महाद्वीप दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में, क्योंकि यहीं पे संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, मैक्सिको जैसे बड़े देश हैं, कनाडा भी इसी में है और इसी में जो है राकी पर्वत श्रृंखला भी इसी से निकली है, मतलब इसी महाद्वीप में। मिसिसिपी नदी भी अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है
इसी महाद्वीप में है। और इसी महाद्वीप में डेथ वैली नामक स्थान है जो अमेरिका का सबसे गर्म और शुष्क इलाका है। तो उत्तरी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय कैरिबियन शीतोष्ण ध्रुवीय जलवायु जो है पाई जाती हैं। और यहाँ पे तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, सोना, चांदी, लौह अयस्क भी पाए जाते हैं। और यहाँ की भाषा अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच प्रमुख है। तो उत्तरी अमेरिका एक विकसित महाद्वीप है जहाँ आधुनिक तकनीक, विशाल आर्थिक शक्ति और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इस महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ की अमेजन घाटी अपनी वनस्पतियों तथा घने वन के लिए प्रसिद्ध है। और इस महाद्वीप के पश्चिम भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। और लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप है, जबकि अफवाह या आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब बात करेंगे यूरोप महाद्वीप। तो इस महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा काकेशस पर्वत है। एशिया महाद्वीप को ये जो है इससे अलग करते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। भूमध्य सागर तथा आर्कटिक महासागर जो है ये पाए जाते हैं। इसके जो है उत्तर में आर्कटिक और दक्षिण में भूमध्य सागर। इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल और आपका पोलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, ये सब इसी महाद्वीप में देश पाए जाते हैं। छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है और क्षेत्रफल लगभग 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। हालांकि यह आकार में छोटा है, लेकिन राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत प्रभावशाली है। यूरोप में 50 देश स्थित हैं। इनमें से कुछ विश्व की पुरानी सभ्यताओं, आधुनिक शक्तियों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस। और यूरोप एशिया के बीच की सीमा को यूराल पर्वत जो है निर्धारित करता है। यहाँ आल्प्स पर्वत, पाइरेनीज पर्वत इसके प्रसिद्ध है। यूरोप की प्रमुख नदियाँ हैं वोल्गा, डेन्यूब, थीम्स, सीन। यूरोप की जलवायु अधिकतर जो है समशीतोष्ण है, लेकिन उत्तर में ध्रुवीय जलवायु और दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यूरोप में घास के मैदान, घने जंगल, पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल हैं। और यहाँ कई प्राकृतिक झीलें और समुद्री तट हैं जो पर्यटन के लिए मशहूर है। यूरोप में कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कृषि भी यहाँ की विकसित है और यूरोप में गेहूँ, जौ, आलू, अंगूर, जैतून की खेती होती है। और यूरोप की जनसंख्या लगभग 75 करोड़ से अधिक है। और यहाँ अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रूसी, इटालियन जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं। और यूरोप में विश्व प्रसिद्ध कलाकार, वैज्ञानिक और दार्शनिक हुए हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंची, न्यूटन, आइंस्टीन, शेक्सपियर। तो यहाँ की संस्कृति में संगीत, कला, वास्तुकला, फैशन का बहुत अधिक महत्व है। और यूरोपीय संघ एक ऐसा संगठन है जिसमें कई यूरोपीय देश एक साथ मिलकर व्यापार और राजनीति को नियंत्रित करते हैं। यूरोप के कुछ जो है बड़े औद्योगिक शहर हैं, लंदन, पेरिस, बर्लिन, रूस। अब हम बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। और यह अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में स्थित है। आज तो ये इस महाद्वीप पर वर्ष भर मोटी बर्फ की चादर, सफ़ेद चादर से ये महाद्वीप वर्ष भर ढका रहता है। इसलिए यहाँ पे इंसान जो है नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका रहना यहाँ पे कठिन है। फिर भी यहाँ पर कई देशों ने अपने शोध केंद्र स्थापित किए हैं। भारत ने भी यहाँ पर 3 ऐसे शोध केंद्र खोले हैं,
जिनके नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो आपने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम कंगारुओं के बारे में सुना होगा। कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई के क्रिकेट खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है और इसके चारों ओर महासागर स्थित है। तो इस प्रकार देखिए, हाँ, द्वीपीय महाद्वीप उसे कहते हैं जो चारों ओर महासागरों से घिरे हो। उस जैसे द्वीप किसको कहते हैं? जिसके चारों तरफ पानी हो। और यहाँ पे जो है मरे व डार्लिंग जो है नदियाँ भी बहती हैं, और ग्रेट डिवाइडिंग जो है डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला स्थित है यहीं पे। और विश्व की सबसे बड़ी जो है प्रवालभित ग्रेट बैरियर रीफ भी यहीं पे है। तो अब हम बात करेंगे स्थल जो है कृतियाँ की। क्योंकि पृथ्वी के परिमंडल की बात हो रही है तो थोड़ा शार्ट में बताएंगे। देखिए, हमारी पृथ्वी का धरातल आसमान उबड़ खाबड़ है। धरातल के कुछ भाग समतल हैं तो कुछ भाग समुद्र जो है तल से हजारों मीटर ऊंचे हैं। मुख्य रूप से इन्हें जो है 3 वर्गों में पर्वत, पठार, मैदान में विभाजित किया जाता है। तो इसके बारे में विस्तार से किसी दूसरे दिन बताएंगे, पर्वत, पठार, स्थल कृतियों के बारे में। तो ये आपका स्थल। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के परिमंडल के दूसरे भाग की, जलमंडल की। तो देखिए, हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 71% भाग जल जो है पाया जाता है। लगभग 1/4 29% स्थल है। तो इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा मात्रा में है, स्थल भाग है कम। तो ये और ये जो महासागर हैं या नीले भाग महासागर हैं, क्योंकि महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी जो है महासागर। और महासागरीय जल सदा गतिशील रहता है। इसमें ज्वार भाटा, लहरें, धाराएं चलती है। महासागरीय जल खारा होता है। समुद्री जल या महासागर तल को, समुद्री तल या महासागर जो है तल को शून्य ऊंचाई वाला माना जाता है। महासागर की गहराई अथवा स्थल खंड के पर्वत, पठार, मैदानों की ऊंचाई हो, ये सभी गहराई, ऊंचाई महासागर तल से नापी जाती है। हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और जल के 3 रूप हैं, इसके बारे में भी बताया है। अब हम बात करेंगे जल चक्र की। देखिए, पृथ्वी पर जल तीनों रूपों में, ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। जल चक्र का जो तात्पर्य है, मतलब है जल के तीनों रूपों के आपसी परिवर्तन से। तो पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है और इस प्रक्रिया द्वारा जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो वायुमंडल की जल वाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। तो इसे संघनन कहते हैं। और संघनित जल बादल, कोहरा, ओस आदि रूपों में पाया जाता है। संघनित जल की बूंदों के पर्याप्त भारी हो जाने पर या वर्षण के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। वर्षण कई रूपों में होता है, जैसे वर्षा, फुहार, ओला, हिमपात। तो ऐसे ही वाष्पीकरण, संघनन एवं वर्षण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार जल चक्र एक ऐसा लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब हम वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। ये सभी गैसें हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। यह गैसीय आवरण जो आकाश में लगभग 1600 किमी ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। तो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर ये परतें क्रमशः क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल है। इसके बारे में मैंने वायुमंडल में बहुत विस्तार से बताया है, इसका वीडियो पड़ा हुआ है। तो वायुमंडल का 97% भाग धरातल के निकट है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल होती जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल
एवं वायु विहीन वायु अंतरिक्ष में कोई स्पष्ट सीमा नहीं रह जाती। और वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि मिलकर 1% है। नाइट्रोजन जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए जरूरी है, जो ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। तो बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा का घनत्व घटता जाता है और इसी कारण हवाओं का भार कम हो जाता है। यही कारण है कि समुद्री क्षेत्रों पर हवा का घनत्व अधिक और ऊंचाइयों पर हवा का घनत्व कम रहता है। तो धरातल से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों पर बर्फ जमी रहती है, हवा का दाब भी कम हो जाता है। इसीलिए पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही साथ में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस से भरा सिलेंडर रखते हैं। अब हम बात करेंगे जैवमंडल की। आप जहाँ भी रहते हैं आपको आसपास कौवा, तोता, चूहा, बिल्ली आदि पशु पक्षी देखने को मिलते होंगे। इसी प्रकार वनों में जंगली जीव जंतु, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, पेड़, झाड़ी, घासें मिलती हैं। ये सभी मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। तो पृथ्वी के धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा है जहाँ तीनों मंडल स्थल, जल, वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इनकी पारस्परिक अंतर क्रिया के कारण जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं और यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और यह क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर तथा कुछ नीचे जल एवं वायु में फैला है। इस सीमित क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। वनस्पतियों को खाने वाले जीव जैसे बकरी, खरगोश, हिरण आदि शाकाहारी जीव कहते हैं। और इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले जीव जैसे शेर, भेड़िया, इनको मांसाहारी जीव कहा जाता है। और इन वनस्पतियों, शाकाहारी, मांसाहारी जीवों के सम्मिलित रूप को स्थलीय जैवमंडल कहा जाता है। ऐसे ही महासागर, नदी व झील के जल में भी घासें तथा शैवाल मिलते हैं। तो इन जलाशयों में अनेक प्रकार की मछलियां मिलती जिन्हें महासागरीय अथवा जलीय जीवमंडल कहते हैं। मानव भी जैवमंडल का एक सदस्य है, जो स्थलीय एवं जलीय जीवमंडल से अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे शाकाहारी मानव जीवमंडल से फल, फूल, सब्जी प्राप्त करता है, जबकि मांसाहारी मानव बकरी, मछली, मुर्गा इत्यादि को खाता है। तो मानव जैवमंडल को क्षति भी पहुंचाता है, जैसे वनस्पतियों को काटना, जीवों का शिकार करना आदि। यानी मानव उद्योग धंधों द्वारा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें वायुमंडल में विसर्जित करता रहता है। तो जिससे वायुमंडल का तापमान ताप बढ़ जाता है, जिसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। तो इससे जैवमंडल पर दुष्प्रभाव पड़ता है। और जब आप गंदगी, मलबा या कचरा जल में विसर्जित करते हैं तो जल भी प्रदूषित होता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। तो ठीक है साथियों, नमस्कार।